नमस्कार आप सभी को दैनिक करंट अफेयर्स सेशन में स्वागत है आप सभी का। पिछले 2 दिनों से आपका करंट अफेयर्स नहीं आ पाया था, जिसके पीछे के कारणों को हमने बताया था कि नया स्टूडियो सेटअप हो रहा है और उसी के चलते ये आपकी जो कक्षाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। सारी चीज़ें अब व्यवस्थित हो गई हैं। लाइटिंग का हो सकता है थोड़ा सा इशू आपको आए, लेकिन उसको थोड़े दिनों के लिए मैनेज करना है। इसके बाद सारी चीज़ें आपकी अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। अब यहाँ पे आज जो हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में कुल 17 प्रश्न मैंने रखे हैं, जिनमें कुछ प्रश्नों के साथ हम डिटेल से चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्नों की हम संक्षिप्त जानकारी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। आइए चलते हैं, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अनिवार्य रूप से प्रत्येक सेशन में मैं आप सबको कहता हूं कि जब भी करंट अफेयर्स आप पढ़ें तो जो भी होमवर्क आपको वहां पर दिए जाते हैं उसको अनिवार्य रूप से किया करें, उससे आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं। होमवर्क करके सबमिट कहाँ पर करना होता है? टेलीग्राम ग्रुप। मैंने आपको बताया है कि जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर सबमिट कर दिया करिए, और यदि टेलीग्राम ग्रुप पर सबमिट करने में असुविधा होती है तो आप संबंधित वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी चीज़ों को सबमिट कर सकते हैं। चलिए एक एक करके प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ने पुरुषों की कैटेगरी में फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है? क्या बोला जा रहा है आपसे? बोला जा रहा है कि किस देश के खिलाड़ी ने पुरुषों की कैटेगरी में, इस चीज़ को जरूर ध्यान देना है। और किसकी बात हो रही है? फ्रेंच ओपन की बात हो रही है। बोला जा रहा है फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूँ। देखो, अक्सर प्रश्न क्या पूछे जाते हैं? अक्सर प्रश्न हमसे जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि किस खिलाड़ी ने जीता, लेकिन यहाँ पर मैंने खिलाड़ी का नाम नहीं पूछा, यहाँ पे पूछ लिया कि किस देश के खिलाड़ी ने जीता है। तो थोड़ी सी आपके लिए यहाँ पे चुनौती अवश्य होगी, जो लोग खेल घटनाक्रम विशेष रूप से खिलाड़ियों से परिचित नहीं होंगे। चलिए बताइएगा। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है सर्बिया, दूसरा विकल्प है पोलैंड, तीसरा विकल्प है स्विट्जरलैंड और चौथा विकल्प है अमेरिका। ई विकल्प इग्नोर करिएगा, ये गलती से मैडम टाइप कर देती हैं। आज इसके लिए मैं इनको अवगत करा दूंगा, तो आगे से ई विकल्प देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ इन्हीं 4 विकल्पों पर आपको विचार करना है। आपको बता दें, ये जो खिलाड़ी हैं इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, ठीक है। और जो ग्रैंड स्लैम से ना समझ पाते हो कि ये क्या होता है, आपको बता दें कि ग्रैंड स्लैम, जब आप टेनिस की बात करते हो तो ग्रैंड स्लैम एक, आप कह सकते हो, इनकी वैश्विक स्तर की प्रतियोगिता है जिसमें 4 टूर्नामेंट आते हैं। ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत 4 टूर्नामेंट खेले जाते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होता है फ्रेंच ओपन के बाद होता है विंबलडन ओपन, ठीक है, विंबलडन ओपन, और लास्ट में आपका होता है यूएस ओपन। तो ये 4 प्रतियोगिताएं वर्ष भर में होती हैं, पूरे एक वर्ष में, और इन्हीं को ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। आपको बता दें, अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन की यदि हम बात करें कि किस खिलाड़ी ने जीता है, तो इनका नाम आपको याद रख लेना है। इनका नाम है नोवाक जोकोविच। इन्होंने इस खिताब को जीता था। और महिला वर्ग में यदि हम बात करें तो नाम थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन याद रखना जरूरी है क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। महिला वर्ग में यदि हम बात करें तो इनका नाम है अरीना सबालेंका। क्या नाम है? अरीना सबालेंका ने महिलाओं की कैटेगरी में, और पुरुषों की कैटेगरी में नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीता था। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जैसे मैंने देशों के नाम पूछ लिए, तो आपको अब इस संदर्भ में भी सोचने की ज़रूरत है। और जब आप बात करते हो कि किस खिलाड़ी, जो नोवाक जोकोविच हैं, ये किस देश के हैं, तो आपको बता दें ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और उन्होंने यह प्रतियोगिता जीता है, ठीक है।
अरीना सबालेंका की यदि हम बात करते हैं किस देश की खिलाड़ी हैं, तो ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं और बेलारूस की राजधानी आपको पता होगा, बेलारूस की राजधानी का नाम है मिन्स्क, ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न हमारा फ्रेंच ओपन से संबंधित था, तो आपको बता दें इस प्रतियोगिता को भी जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है, ये नाम आपको याद रखना है। महिला वर्ग की यदि हम बात करें तो इगा स्वीटेक ने जीता है, ठीक है, इगा स्वीटेक ने इस प्रतियोगिता को जीता है महिला वर्ग में। पुरुषों की कैटेगरी में नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर लें या फ्रेंच, दोनों के विजेता हैं नोवाक जोकोविच। इनका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रेंच ओपन की, तो आपको बता दें ये खेला कहाँ जाता है। फ्रेंच बात हो रही है फ्रांस की, तो ये पेरिस में खेला जाता है। और इसी का एक अन्य नाम है जिसको बोलते हैं रोनाल्ड गैरिस। इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, रोनाल्ड गैरिस, ठीक है, रोनाल्ड गैरिस भी इसको बोलते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है कि फ्रेंच ओपन को रोनाल्ड गैरिस प्रतियोगिता के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। रोलैंड गैरिस के नाम से भी इसको रोलैंड गैरिस है, सॉरी, रोलैंड गैरिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, यह भी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो ग्रैंड स्लैम, जैसे हमने बोला कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीता है नोवाक जोकोविच ने, तो भाई दूसरे स्थान पे कौन आते हैं? तो दूसरे स्थान पे आते हैं राफेल नडाल, नाम आपने सुना होगा। तीसरे स्थान पे कौन आते हैं? इनका भी नाम आपने सुना होगा, इनका नाम है रोजर फेडरर। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे मैंने नोवाक जोकोविच के गृह के बारे में बताया कि ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमें बताओगे कि रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं, और रोजर फेडरर के साथ साथ आप हमें बताओगे कि राफेल नडाल जो हैं ये किस देश के खिलाड़ी हैं। ये आपका होमवर्क है। प्रत्येक प्रश्न, आज आपको कई सारे होमवर्क देखने को मिलेंगे और जिम्मेदारी पूर्वक आपको इसको कंप्लीट करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2 क्या बोला जा रहा है कि भैया हाल ही में हॉकी का एशियाई जूनियर कप मेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? इस हॉकी का जूनियर एशियाई कप का आयोजन कहाँ किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। हॉकी के बारे में बात हो रही है और 4 देशों के नाम है, जापान, ओमान, इंडोनेशिया, श्रीलंका। याद रखिएगा, मेंस की बात हो रही है, पुरुषों के जूनियर हॉकी, एशियाई जूनियर हॉकी की बात हो रही है पुरुषों की कैटेगरी में। चलिए जवाब दीजिएगा। और आपको बता दें कि इस कैटेगरी में भारत ने हराया है किसको? भारत ने हराया है पाकिस्तान को। किसको हराया? भारत ने पाकिस्तान को हराकर ये प्रतियोगिता जीती है। आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन किया गया था ओमान में। कहाँ हुआ था? ओमान देश में इसका आयोजन किया गया था। ओमान के किस शहर में यदि किया गया था ये भी पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है, सलाला में किया गया था। सलाला एक शहर है ओमान का जहां पर इसका आयोजन किया गया था और भारत ने पाकिस्तान को हराकर यह प्रतियोगिता अपने नाम की है। यदि इसी समय आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये तो हो गया एशियाई जूनियर मेंस की बात हो गई, यदि आपसे महिलाओं की कैटेगरी में पूछ लिया जाए, वुमेन्स के बारे में पूछ लिया जाए, तब आपका जवाब क्या होगा? तब भी आपका जवाब होगा कि इस प्रतियोगिता को जीता है भारत ने। और भारत ने किसको हराया वुमेन्स की कैटेगरी में? तो भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जूनियर एशियाई कप, हॉकी का जो जूनियर एशियाई कप था इसका आयोजन हुआ कहाँ था? तो आप बताओगे कि इसका आयोजन जापान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था। यदि आपसे शहर का नाम पूछ लिया जाए कि भाई जापान के किस शहर में हुआ था, तो याद रखिएगा काकामिगहारा नामक शहर में हुआ था। क्या नाम है? काकामिगहारा नामक शहर में इसका आयोजन किया गया था। तो दोनों याद रखना है कि भाई पुरुषों की कैटेगरी में किसको हराकर हमने जीता?
और आयोजन कहाँ हुआ था? महिलाओं की कैटेगरी में हमने किसको हराकर जीता, आयोजन कहाँ हुआ था? दोनों संदर्भों में आपको याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हॉकी की, तो आपको बता दें हॉकी की जो गवर्निंग बॉडी है उसको बोलते हैं FIH। वैश्विक स्तर पर हॉकी की जो गवर्निंग बॉडी है उसको बोलते हैं FIH। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है ये स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में देखने को मिलता है। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया लुसाने शहर, पिछले दिनों तो आपने लोजैन बताया था, ठीक है, लोजैन बताया था। ये टेलीग्राम पे मुझे क्वेरी आई थी तो मैं बता रहा हूँ। आप में से कई सारे छात्र हैं जो रेगुलर प्रश्न टेलीग्राम पर पूछते रहते हैं। उन्हीं में से किसी एक भाई ने पूछा था कि सर आपने लोजैन बताया था, कभी आप लुसाने बताते हैं। आपको बता दें जैसे आपका कोई शहर है, जैसे आपका कोई भी ज़िला है, ठीक है, कोई भी ज़िला, उदाहरण के रूप में मैं अपने ज़िले की यदि बात करूं तो उसको पहले फैज़ाबाद बोलते थे लेकिन अब अयोध्या के नाम से जानते हैं। मतलब अयोध्या की जब मैं बात करूं, ठीक है, अब उसी से जुड़ा हुआ बहुत सारे शहर होते हैं। मतलब एक होता है जिला मुख्यालय और फिर कई सारे शहर होते हैं। तो जब लुसाने और लोजैन की बात करते हो तो लुसाने और लोजैन में वही संबंध है जो जिला और जिला के अंतर्गत आने वाले किसी प्रमुख शहर में होता है। तो चाहे लुसाने दिया है विकल्प में तब भी आप उसको टिक करोगे, लोजैन दिया है विकल्प में तो भी आप टिक करोगे। अब बात आती है कि ये लुसाने और लोजैन है कहाँ पे, तो याद रखिएगा ये देखने को मिलते हैं स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड शहर में, ये स्विट्जरलैंड देश में आपको ये शहर देखने को मिलते हैं। वर्तमान समय में तैयब इकराम इसके अध्यक्ष हैं। क्या नाम है इनका? तैयब इकराम इनके अध्यक्ष हैं। इनको भी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपना महानिर्देशक किसे नियुक्त किया है आपको बताना। चलिए बताइए, जवाब दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपना महानिर्देशक किसे नियुक्त किया है आपको बता दें। यहाँ पे एक नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, अमित अग्रवाल। ये नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने पढ़ा होगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसके पास आपके आधार के बायोमेट्रिक डेटा होते हैं, जिसको आप बोलते हो UIDAI। इसके हेड अभी हाल ही में बनाए गए हैं अमित अग्रवाल। इनका भी नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की बात करते हैं तब बात आती है सुबोध कुमार सिंह, जो कि इसके प्रमुख बनाए गए हैं, महानिर्देशक बनाए गए हैं। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, इसको बताइएगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न करने की तकनीक विकसित की है? समुद्र का जल खारा होता है और उसी से इन्होंने हाइड्रोजन विकसित करने की एक तकनीक विकसित की है। आपको बताना है कि ये कौन सा संस्थान है। क्षारीय समुद्री जल इलेक्ट्रोलाइजर इन्होंने विकसित किया है। क्या विकसित किया है इन्होंने? क्षारीय समुद्री जल इलेक्ट्रोलाइजर। ठीक है, क्षारीय समुद्री जल इलेक्ट्रोलाइजर इन्होंने विकसित किया है और इसी से ये समुद्री जल से हाइड्रोजन निकालेंगे। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संस्थान आपका है। आपको बता दें ये जो संस्थान है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये संस्थान NIRF रैंकिंग आपने पढ़ा होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इस NIRF रैंकिंग में ये संस्थान पूरे भारत का टॉप संस्थान है, पहले नंबर पर आता है। अब जिनको इतने हिंट से भी नहीं पता है उनकी फिर करंट अफेयर्स जो है उनका बहुत कमज़ोर है। जब देश के प्रथम संस्थान की बात करें, टॉप संस्थान की बात करें NIRF रैंकिंग के अनुसार, तो बात आती है IIT मद्रास की। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है IIT मद्रास। अब यहाँ पे भाई मद्रास है तो ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे आपको एक संस्थान और देखने को मिल रहा होगा जिसका नाम है IIT कानपुर। और IIT कानपुर के बारे में बताऊं, जैसे मैंने बताया कि NIRF रैंकिंग में देश का सर्वोच्च संस्थान है IIT मद्रास,
उसी प्रकार से उसी रैंकिंग में NIRF रैंकिंग में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई देश का सबसे इनोवेटिव इंस्टीट्यूट कौन सा है, देश का सबसे इनोवेटिव इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो आप टिक करोगे IIT कानपुर। तो ये देश का सबसे इनोवेटिव इंस्टीट्यूट आपका है किसके अनुसार, NIRF रैंकिंग के अनुसार। और इन्होंने भी हाल ही में एक आविष्कार किया है और इन्होंने एक ट्रैक्टर तैयार किया है जो 100%, याद रखिएगा, IIT कानपुर ने एक ट्रैक्टर तैयार किया है जो 100%, जो 100% किससे चलता है, डाई मिथाइल ईथर से चलता है। याद रखिएगा, डाई मिथाइल ईथर उस ट्रैक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और इस ट्रैक्टर को किसने बनाया है, IIT कानपुर ने। याद रखिएगा, 100% डाई मिथाइल ईथर से चलने वाले ट्रैक्टर को किसने बनाया है, IIT कानपुर ने बनाया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में इक्वाबेरी नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में, थोड़ा सा प्रश्न में जो आप कह सकते हो वाक्य में अशुद्धियां हैं उस पर मत जाइएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इक्वाबेरी नामक जो सैन्य अभ्यास है वो किस देश के बीच, भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, सिर्फ इतना बताइए। इक्वाबेरी नामक सैन्य अभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, भारत और किस देश के बीच इक्वाबेरी नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है, आपको बताना है। 4 देश हैं यहाँ पे, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश। चलिए जवाब दीजिएगा, किस देश के साथ आयोजित किया जाता है, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो इस प्रकार के प्रश्नों में ज़्यादा समय नहीं लेना है, ठीक है। और आप क्योंकि सैन्य अभ्यास रट चुके हो, कई बार मैंने बताया है इसके बारे में। यहाँ पे बात हो रही है मालदीव की। ये सैन्य अभ्यास किसके साथ होता है, ये सैन्य अभ्यास होता है मालदीव के साथ। तो इसका सही उत्तर है मालदीव। मालदीव की बात करें तो इनकी राजधानी है माले। इनकी रुपया जो इनकी करेंसी है उसको बोलते हैं मालदीवियन रुपया, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और एक प्रश्न जो यहाँ से पूछा जाता है, पिछले दिनों मैंने अभ्यास प्रश्न के रूप में दिया या होमवर्क के रूप में दिया था जो आपने नहीं किया, आपसे पूछा जाता है कि 8 डिग्री जो चैनल है ये किनको अलग करती है। तो याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। याद रखिएगा, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाला जो चैनल है उसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 9 डिग्री जो चैनल है वो किसको अलग करता है और 10 डिग्री चैनल जो है ये किसको अलग करता है, ये आपका होमवर्क है, अनिवार्य रूप से बताइएगा। 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है ये आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं क्यों देता हूँ होमवर्क और क्यों कहता हूँ कि गूगल सर्च कर लो, इसके पीछे कारण ये है कि जब हम किसी चीज़ को खुद से सर्च करके लिखते हैं, थोड़ा सा उस पर समय देते हैं, 2 मिनट हम अपनी मेहनत जब करते हैं किसी कंटेंट को लेकर के, फिर वो कंटेंट लाइफ टाइम भूलता नहीं है, लाइफ टाइम हम उसको भूलते नहीं हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब आपको बता दें कि जब मालदीव की बात आती है तो एक बार बीच में मैंने आपको अभ्यास के लिए दिया था, आपने शेयर नहीं किया था। मैंने बोला था कई देशों की संसद हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, जैसे डाइट, ये किस देश की संसद है, ये जापान की संसद है। ड्यूमा, ड्यूमा किस देश की संसद है, ड्यूमा रूस की संसद है। मजलिस, पीपल्स मजलिस किस देश की संसद है, ये मालदीव की संसद है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे आपसे इजराइल की भी संसद पूछा जा सकता है। इजराइल की संसद को क्या बोलते हैं, कनासेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनासेट। कनासेट किस देश की संसद को बोलते हैं, इस्राएल की संसद को बोलते हैं। इस्राएल की संसद के बाद एक और संसद जो पूछी जाती है आपकी परीक्षाओं में, उसको भी आपको याद कर लेना है। इसका नाम है, नोट कर लीजिएगा, 1 मिनट माइक गिर गया था। इसका नाम है हलातुओ, हला HALLATUA। हलातुओ जो संसद है ये म्यांमार की संसद है, ठीक है। इसको भी आपको याद कर लेना है।
ठीक है। हलाताऊ इसको बोलते हैं, हलाताऊ TUW है, ठीक है। हलाताऊ ये किस देश की संसद है? म्यांमार की। ये उतनी नहीं पूछी जाती, लेकिन ये 4 तो याद रखने हैं। डाइट जापान की, ड्यूमा रूस की, मजलिस मालदीव की, कनासेट इजराइल की, और हलाताऊ यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, हलटाऊ या हलाताऊ पूछ लिया जाए तो याद रखना ये म्यांमार की संसद को बोलते हैं। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आपको दावे के साथ मैं कहता हूँ, जितनी डिटेल्ड में जानकारी करंट अफेयर्स को लेकर के इस चैनल पे आपको देखने को मिलती है, 100% दावे के साथ कहता हूँ कि फ्री में निःशुल्क इतनी डिटेल्ड जानकारी आपको नहीं मिलती। हाँ, यदि आप कहीं पेड बैच से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे कंटेंट मिल सकता है, लेकिन निःशुल्क नहीं मिलेगा। इसीलिए ईमानदारी के साथ आपको लगना चाहिए, ईमानदारी के साथ आपको हमारे साथ जुड़कर कार्य करना चाहिए, और जो भी होमवर्क दिए जाएं, जो भी अभ्यास प्रश्न दिए जाएं, उसको हल करके सबमिट करने का भी प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बनराज नामक आम किस राज्य से संबंधित है? भैया, आम का तो समय आ गया है, तो निश्चित रूप से आमों की चर्चा तो होगी ही। और जब बात हम करते हैं बनराज, ठीक है, चाहे वो बनराज की बात हो, चाहे बनराज के साथ साथ एक और अन्य आम है, आप जानते हैं। बनराज की जब हम बात करते हैं तो बात आती है गुजरात की, और गुजरात में एक अन्य आम है जिसको बोलते हैं केसर। तो केसर हो गया, बनराज हो गया, ये संबंधित कहाँ से हैं? ये संबंधित हैं गुजरात से। उत्तर प्रदेश के भी कई सारे आम हैं, जैसे दशहरी, लंगड़ा, ये पूछे जाते हैं। दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया, चौसा हो गया। अंबिका एक आम है यूपी का, ये भी याद रखना है। अंबिका नामक एक आम है यूपी का, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ एक आम इन दिनों चर्चा में है जिसका नाम है, नोट कर लीजिएगा, कारी इसाद आम। क्या नाम है? कारी इसाद। और कारी इसाद नामक जो आम की प्रजाति है ये कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का रीवा है, रीवा का भी एक आम है जिसको बोलते हैं सुंदरराज। सुंदरराज नामक आम कहाँ से संबंधित है? रीवा से संबंधित है। आप कुछ और नोट करना चाहते हैं तो और नोट कर लीजिए। अल्फांसो आम अक्सर पूछा जाता है, महाराष्ट्र से संबंधित है। अब आपसे मैं होमवर्क के तौर पे पूछ रहा हूँ, बिहार का वो कौन सा आम है जिसको GI टैग दिया गया है, उसके जिलों को आप बताओगे। आम का नाम और आम किस जिले से संबंधित है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। चलिए, तो इसका बात थी बनराज आम, उत्तर था गुजरात। चलिए, ज्वालामुखी की बात आ गई। आपको बता दें, वर्ष 2023 की जब बात करते हैं तो 2 से 3 ज्वालामुखी आपको याद रखने हैं जो अभी तक जिनमें विस्फोट हुआ है। इनमें यदि हम बात करें तो एक तो यही है, बोला जा रहा है मेरापी ज्वालामुखी का संबंध कहाँ से है। एक आपको देखने को मिलता है एटना ज्वालामुखी, इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मेरापी के बारे में आप बताइए कि मेरापी का संबंध कहाँ से है। और एटना के साथ साथ मायान को भी हमें याद रखना है, यह भी इन दिनों चर्चा में है। तो सबसे पहले मेरापी ज्वालामुखी का संबंध कहाँ से है ये आप बताएं। चले, मेरापी का संबंध कहाँ से है? देखो, मेरापी की बात हो रही है, माउंट मेरापी आपने सुना होगा, और माउंट मेरापी की जब हम बात करते हैं तो इसका संबंध है इंडोनेशिया से, ठीक है। अब बात आती है माउंट एटना। एटना कहाँ से संबंधित है? तो याद रखिएगा, इटली से संबंधित है। मायान कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है फिलीपींस से। फिलीपींस के बारे में तो सबको पता होगा, क्योंकि इनकी राजधानी क्या है? इनकी राजधानी, फिलीपींस की राजधानी, चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फिलीपींस की राजधानी क्या है? क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ एक तथ्य है जो आपको याद होना चाहिए। ADB के बारे में आपको पता होगा। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और मनीला में हेडक्वार्टर है किसका? ADB का, एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपको मनीला में देखने को मिलता है। इसको बताइए। विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए बताइएगा। विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीरिया तुर्की में आई थी भूकंप आपदा,
और सीरिया तुर्की में भूकंप आपदा आने के कारण यह रीजन चर्चा में था, क्योंकि जब हम बात करते हैं शरणार्थियों की, तो शरणार्थियों की जो सबसे ज़्यादा आबादी देखने को मिलती है वो तुर्की में देखने को मिलती है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। बताइएगा किस दिन हम मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस? नोट कर लीजिएगा, 20 जून को मनाया जाता है। चलिए इसको बताइए। अब ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वन लाइनर है, इसको बताइएगा, क्योंकि सबके बारे में लगभग चर्चा हुई है। जैसे इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो ये प्रश्न संबंधित है किससे? टाइगर रिजर्व से। और टाइगर रिजर्व के बारे में हमने अभी पिछले क्लास में चर्चा की थी, बहुत डिटेल से जानकारी बताई गई थी जब हमने बात किया था राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के बारे में बात किया था। तो डिटेल से चर्चा पिछले क्लास में किया है। बोला जा रहा है किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मान्यता प्रदान की गई है? याद रखिएगा, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है इसका संबंध है मध्य प्रदेश से। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि टाइगर रिजर्व से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के शेयर करें, ठीक है? नहीं है तो पिछले सेशन में जो मैंने बताया था वही शेयर कर दीजिएगा। इसको बताओ, सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में, इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, इसको इग्नोर करिएगा, शाब्दिक त्रुटि है। इसको बताइए, किस सरकार द्वारा गृह ज्योति योजना की शुरुआत की गई है? गृह ज्योति योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, गृह ज्योति योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आपको बता दें ये वही राज्य है जहां पे डांडेली हाथी रिजर्व देखने को मिलता है। डांडेली हाथी रिजर्व आपको देखने को मिलता है। और जब डांडेली हाथी रिजर्व की बात करें या कनारा तट की बात कर लीजिए तो संबंध किससे है? कर्नाटक से, ठीक है? तो याद रखिएगा इसका संबंध किससे है? कर्नाटक से। और जब हमने हाथी की बात किया तो आपको पता होगा हाथियों के लिए भारत का पहला अस्पताल मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है और यूपी के मथुरा के चुरमुरा नामक स्थान पर भारत में हाथियों के लिए पहले अस्पताल को स्थापित किया गया था। और पिछले दिनों हमने आपको बताया था गज मित्र नामक एक मुहिम चलाई जा रही है जिससे हाथियों और मानव के संघर्ष को कम किया जा सके। और गजमित्र नामक जो ये पहल है ये प्रारंभ किया गया है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में 2 हाथी रिजर्व आपको याद रखने हैं। एक का नाम है पूर्वी द्वार हाथी रिजर्व, ठीक है? और एक का नाम है मयूर झरना, ठीक है? तो मयूर झरना हाथी रिजर्व और पूर्वी द्वार हाथी रिजर्व कहाँ पर देखने को मिलेंगे? ये आपको देखने को मिलेंगे पश्चिम बंगाल में। चलिए इसको बताइएगा, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हालांकि पूछे जाने वाला प्रश्न नहीं है लेकिन यदि यहाँ पे दिया है तो देख लेते हैं। चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो इसका सही उत्तर है कमर किशोर चटीवाल। देखो ये फैक्ट हैं, याद होंगे तभी आप जवाब दे सकते हो, अंदाज लगाकर तो जवाब देना बेवकूफ़ी है। इसको बताइए, भारत ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है? इंटरकॉन्टिनेंटल कप। अब सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भाई इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है ये किस खेल से जुड़ा है। तो आपको बता दें कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है ये फुटबॉल से जुड़ा है। और नेहरू कप पहले होता था, नेहरू कप के प्रतिस्थापन के रूप में इसको प्रारंभ किया गया है। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है फुटबॉल से। अब जब हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं तो फुटबॉल में आप जानते हैं भारतीय खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया का नाम आप नहीं भूल सकते, ठीक है? जिनके नाम पर सिक्किम में पहले स्टेडियम का निर्माण किया गया है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने समझा कि इंटरकॉन्टिनेंटल जो कप है जिसको नेहरू कप के प्रतिस्थापन के रूप में लॉन्च किया गया था ये संबंधित किससे है? फुटबॉल से है। अब जीता किसने है? तो आपको बता दें इसको लेबनान को हराकर भारत ने जीता है, ठीक है? किस देश को हराकर भारत ने जीता है? लेबनान को भारत ने 2-0 से हराया और इस कप को जीता। अब बात आती है कि ये आयोजन हुआ कहाँ? तो ये आयोजन हुआ ओडिशा में, ठीक है? ओडिशा वही जहाँ पे नवीन पटनायक जी हैं, ठीक है? ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था यार, ठीक है? कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था।
और यहाँ पे लेबनान को हराकर भारत ने इस प्रतियोगिता को जीता है। याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं फुटबॉल की तो वर्तमान समय में कप्तान हैं, इनका नाम है सुनील छेत्री। इनका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये हमारे फुटबॉल टीम के वर्तमान समय में कप्तान हैं। और हॉकी की प्रशंसा मैं अक्सर करता हूँ, उड़ीसा की प्रशंसा मैं अक्सर करता हूँ। क्यों? क्योंकि एक समय था जब भारतीय हॉकी बहुत, आप कह सकते हो, अपने बुरे दिनों में संघर्ष कर रही थी। उसको प्रायोजक नहीं मिल रहे थे। भारत में इतने सारे राज्य हैं, इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं, लेकिन कोई भी भारतीय हॉकी को प्रायोजक करने के लिए तैयार नहीं था। भारतीय हॉकी पर कोई पैसा खर्च करने के लिए नहीं तैयार था। उनके खिलाड़ियों की सुविधाओं को पर खर्च करने के लिए कोई नहीं तैयार था। उस समय उड़ीसा के नवीन पटनायक ही निकलकर सामने आए थे, जिन्होंने हॉकी को सहारा दिया। और उसी की बदौलत, उसी सपोर्ट की बदौलत आप कह सकते हैं कि हॉकी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया जो पिछले दिनों आपने देखा कि किस प्रकार ने हॉकी ने आपको पदक लाके ओलंपिक में भी दिया। तो उसके बाद जब पदक मिल गया तो हर कोई फ़ोटो खिंचाने के लिए आगे आने लगा। लेकिन वास्तव में यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो सबसे ज़्यादा योगदान है उड़ीसा के मुख्यमंत्री के। और आप देखते होंगे वो जो हॉकी की टी शर्ट है उस पर उड़ीसा राज्य आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वो प्रायोजक है। उसको सारी फंडिंग वो खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए वो देता है। ठीक है, उसी प्रकार से फुटबॉल को लेकर के भी ये चीज़ें चल रही थी। और अब जब इंटरकॉन्टिनेंट फुटबॉल टीम ने जीता है, तुरंत ही सर्वप्रथम यदि एकमात्र राज्य ने, भारत के एकमात्र राज्य ने फुटबॉल जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देने की घोषणा की, इनके टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की, व्यक्तिगत स्तर पर कोच को पुरस्कार देने की घोषणा की। वो राज्य था उड़ीसा, और उड़ीसा ने पुरस्कारों की घोषणा की, चाहे वो खिलाड़ी उड़ीसा के हों या उड़ीसा से बाहर के हों। तो करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सब क्रिकेट को लेकर ही आगे चल रहे हो, ठीक है, और अन्य खेलों को उतनी तवज्जो ना दी जाए, अन्य खेलों को उतना प्रोत्साहन ना दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और इस दिशा में उड़ीसा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि इंटरकॉन्टिनेंटल जो फुटबॉल कप था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? उड़ीसा में किया गया था, और भारत ने हराकर इसको, लेबनान को हराकर इस पदक को जीता है। इसको बताइए, भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण के लिए क्या शुभंकर लॉन्च किया गया है? बताइएगा। 37वें खेल आप जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया कि इनका आयोजन गोवा में किया जाएगा, ठीक है, और इनका शुभंकर है मोगा। ये भी याद रखिएगा, गोवा में किया जाएगा और इनका शुभंकर है मोगा। इसमें कितने प्रकार के खेल खेले जाएंगे? तो याद रखिएगा, इसमें कुल मिलाकर 43 प्रकार के खेल रखे गए हैं इस प्रकार, ठीक है। 43 विषयों के खेल इस बार शामिल हैं। और पंजाब का एक मार्शल आर्ट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं गतका। तो पंजाब के मार्शल आर्ट गतका को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में जगह मिली है, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं खेलों की, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन हैं। तो इनका नाम है, क्या नाम है? पिछले दिनों देखा होगा पहलवानों से के संदर्भ में भी इनका नाम चर्चा में था। तो इनका नाम है पीटी ऊषा, यह भी याद रखने की ज़रूरत है। टोटल कितने खेल खेले जाएंगे इस प्रतियोगिता में? 43 प्रकार के खेल आपको देखने को मिलेंगे। आयोजन कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है। और गोवा की जब हम बात करते हैं, तो गोवा का राजकीय पशु क्या है? इसको बोलते हैं बाइसन, या इसको बोलते हैं गौर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे गौर से याद आया कि आपके राज्य में एक नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं, कई बार मैंने बताया, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और ये जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, इसमें गौर की जो संख्या है वो बहुतायत संख्या में गौर यहाँ पर पाए जाते हैं, बाइसन यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और जितनी बार भी मैं वाल्मीकि गया हूँ, अभी तक 3 बार वाल्मीकि नेशनल पार्क गया हूँ, 1 बार को छोड़कर 2 बार मुझे बाइसन गौर अनिवार्य रूप से देखने को मिले हैं। तो याद रखिएगा, बाइसन या गौर इसको बोलते हैं। और ये जो है आपको देखने को कहाँ मिलेगा? आपके अपने राज्य में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चंपारण चले जाना है, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। रॉ के अगले प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे चुना गया? चलिए बताइएगा। रॉ के अगले प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे चुना गया? 4 नाम हैं यहाँ पे, सोमनाथ भारती, प्रवीण शुक्ला, रमेश सिंह या रवि सिन्हा। इनका नाम है रवि सिन्हा। डी विकल्प सही उत्तर है। आपको बता दें
नितिन अग्रवाल का भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि नितिन अग्रवाल जो हैं वो बीएसएफ के डीजी बनाए गए हैं। नितिन अग्रवाल बीएसएफ के डीजी बनाए गए हैं। इसको बताइएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत विज्ञान 20 की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चलिए, विज्ञान 20 की, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, परेशान नहीं होना। इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन याद रखिएगा इसका आयोजन किया गया भोपाल में। इसको बताइएगा। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, आप जानते हैं मोटर गाड़ियों की जो रेस होती है उसी को बोलते हैं ग्रैंड प्रिक्स। उस प्रतियोगिता की यहाँ पे बात हो रही है। बोला जा रहा है कि इसको किसने जीता है? 4 नाम: लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टप्पन, सर्जियो पेरेज या चार्ल्स लेक्लर्क। बताइएगा। चले, इसको जीता है किसने? इसको जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। मैक्स वर्स्टप्पन का नाम यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और आज के अभ्यास प्रश्न पर, जिसको आपको करना है। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। ये आपका अभ्यास प्रश्न है और इसका जवाब आप हमें संबंधित वीडियो के, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर नोट करते हुए चलें और अनिवार्य रूप से इसका जो नोट्स है वो आप भी बनाने का प्रयास करें। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी चिंता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।